Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 14 का पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं, उनके लाभ क्या होते हैं और उनकी हानियाँ क्या क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, पारंपरिक स्रोत मैंने बताया था आपको पहले कि क्या होता है भाई, जो बेसिकली क्या है कि लगातार कई वर्षों से यूज़ किए जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। नहीं, जो काफ़ी टाइम से शुरुआत से यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जीवाश्म ईंधन, बायोमास, ठीक है, या पवन ऊर्जा कह सकते हो आप। अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन की, तो जीवाश्म जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जीव और आश्म, यानी कि जीवों के जो अंश से बनता है, यानी मरे हुए जीव जैसे पेड़ पौधे हो गए या जीव जंतु जो है उनसे जो ईंधन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसको बनने में क्या है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो है अनवनीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसका जो भंडार है वो सीमित है और इसको दोबारा पुनः प्राप्त करने में हमें लाखों साल लग जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनवनीकरणीय, यानी इसे दोबारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और भारत में जो कोयले की बात करें तो दुनिया में जितना कोयला अवेलेबल है उसका 6% भारत के अंदर है। और जैसे हम उसको खर्च कर रहे हैं जिस रफ्तार से, उससे मैक्सिमम हम 250 साल तक इसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखो, आपने शुरू से हमेशा जीवाश्म ईंधन की हानियां पढ़ी है, पर कभी सोचा है कि एक्चुअली में जब उसकी हानियां ही है तो हम उसको यूज़ क्यों करते हैं? कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। तो आज मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि उसके लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ तो यही है कि ये ईंधन क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में है तो इसलिए क्या है, और आसानी से उपलब्ध है तो इसलिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इसमें जो है ना अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले से ही बने हुए हैं, बस इनको क्या करना होता है, तकनीक का प्रयोग कर कर इसको निकालना होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती, तो इसलिए कम लागत होती है, तो इसका इसलिए क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये दो प्रॉफिट है जिसकी वजह से इतनी हानियां होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसकी हानि क्या क्या है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी बता देता हूँ कि भाई देखो, सबसे पहले तो क्या है, नाइट्रोजन सल्फर गैस छोड़ती है ये। ठीक है, जिससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है और जल और मिट्टी क्या होती है, खराब हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। उसके अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, मीथेन छोड़ती है, जो क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। कैसे? क्योंकि ये जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, उसमें वृद्धि आ जाती है। ठीक, अब इसको कम कैसे करें हम? तो भाई देखो, एक तो है हम टेक्नोलॉजी बेहतर करें। टेक्नोलॉजी बेहतर कैसे करें, आपको अगर याद हो तो अब किसी नई बाइक को देखोगे ना आप, तो उस पर लिखा होगा BS6, या ऐड भी आता है BS6 का। ठीक है, और जो पुरानी बाइक होंगी ना आपके पापा की, जो 1-2 साल से ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, 2017 से पहले की है, तो उसमें वो आती थी बाइक्स या टू व्हीलर्स जो भी थी, वो BS4 की आती थी। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो BS4 कैटेगरी की गाड़ियां थी वो ज़्यादा पोल्यूशन करती है, जबकि BS6 कैटेगरी वाली क्या करती है, कम पोल्यूशन करती है। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, बेहतर है। तो बेसिक सी बात है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को बेहतर करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन वो कम करेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि उसकी दहन प्रक्रम दक्षता में वृद्धि, यानी कि जो उसको जलता है, ठीक है, तो उसको अगर हम बेहतर तरीके से करें जिससे कम धुआं निकले, तो भी क्या होगा, वो जो है हमारे इन्वायरमेंट को कम पोल्यूटेंट करेगी। अब बात करें तापीय विद्युत संयंत्र की। ठीक है, तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम कोयला को जलाते हैं। ठीक है, और कोयला जलने से क्या होता है कि उससे हीट बनती है, और हीट बनने से क्या होता है, वहाँ पर जो है ना पानी पानी का भंडार होता है, उसको गर्म करते हैं और उससे क्या होती है, भाप निकलती है, और वो भाप से क्या होता है, टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसा कि आप नीचे जो ग्राफिक्स आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये जो है ये ज़्यादातर कहाँ लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं आपके जहाँ पर क्या हो कि आपका कोयला इजीली अवेलेबल हो या पेट्रोल इजीली अवेलेबल हो, जिससे क्या हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो क्या कम पड़े। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जैसे कोयला पेट्रोल लाने की अपेक्षा जो है बिजली को हम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादातर विद्युत जो तापीय विद्युत संयंत्र है वो कोयले और तेल के खदानों के आसपास ही आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें जल विद्युत संयंत्र की, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, या तो डैम बनाए जाते हैं या तो फिर क्या होता है कि किसी ऊंची सी जगह पर से नीचे पानी के बहाव का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है ये उस पर काम करता है कि पानी की गतिज ऊर्जा,
ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज में कन्वर्ट किया जाता है और गतिज से क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा बनती है और उसको फिर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक, तो फाइनली 4 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बेसिकली 2 लिखा हुआ है कि स्थितिज को विद्युत में चेंज करते हैं, बट वैसे इनिशियली जो है 2 और होते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या है कि जल विद्युत संयंत्र जो होता है, ठीक है, वो बांधों में अधिकतर होता है, क्योंकि देखो हर जगह तो पानी ऊंचाई पे होगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि पानी जल प्रतापों या पानी झरनों की संख्या कम है, तो इसलिए आमतौर पे क्या करती है सरकारें, बांध बना देती हैं, जिससे क्या पानी इकट्ठा हो और उसके बाद उसके जो स्थितिज ऊर्जा है उसका प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाए। और भारत में जितनी भी मांग है बिजली की, उसका जो 25% है वो हम किसके द्वारा करते हैं, जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा करते हैं। वैसे नीचे ग्राफिक्स जो आ रहा है आप उसमें देख सकते हो कि कैसे पानी की मूवमेंट की वजह से जो है टरबाइन घूम रहा है और टरबाइन घूमकर फिर उससे क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बात करें इसकी लाभ और हानि की, तो लाभ इसका यही है कि पर्यावरण को अधिक हानि नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा ये ऊर्जा का एक नवीनीकरणीय स्रोत है, यानी ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे कोयला पेट्रोल समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा बांधों का सिर्फ यही फायदा नहीं होता कि हमें बिजली मिलती है, ये हमें सिंचाई के काम में भी सहायता करते हैं। उसके अलावा साल भर पानी उपलब्ध कराते हैं, बाढ़ को रोकने में भी हमारी सहायता करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो हानि क्या क्या है। हानि ये है कि भी देखो जब हम बांध का निर्माण करते हैं तो बहुत बड़े हिस्से में बांध बनता है, ऐसा नहीं छोटा सा 10-10, 15-15 किलोमीटर के एरिया में बनता है। तो उससे क्या होता है कि अब जो कृषि योग्य भूमि है वो और मानव आवास है वो सारे डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यानी वहां से उनको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अभी जो डैम बन रहा था वहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ठीक है, नर्मदा नदी पे, तो वहां पर आप देखो कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डैम है वो हमारे देश के लिए जरूरी है, पर वहाँ के जो लोग हैं उनको वहां से क्या करना पड़ रहा है, माइग्रेट करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या है कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जब इतने बड़े क्षेत्र में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े क्षेत्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, वो भी नष्ट होगा। ठीक है, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, वनस्पति नष्ट होगी, और वो क्या होगा जब वो सड़ेंगी, ठीक है, तो उससे बनते हैं मीथेन गैस। और जो मीथेन गैस है वो भी क्या है, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास की समस्या। जैसे देखो जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहाँ पे बेसिकली हर एक सुविधा है आपको, ठीक है, लेकिन मान लो कि वहाँ पे सरकार का कोई प्रोजेक्ट आ जाता है और वहाँ से आपको हटाया जाता है, तो जहाँ पर आप जाओगे क्या वहाँ पर वो सारी सुविधाएं होंगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगी, क्योंकि वो जो सुविधाएं तुम्हें मिल रही हैं उन सुविधाओं को बनने में कम से कम 25 से 30 साल लग गए। ठीक है, तो वो बेसिक सुविधाएं आपको कभी भी एक नई जगह पर नहीं मिल सकती। तो इसीलिए क्या है कि लोग आमतौर पर चाहते हैं कि वो वहां से पुनर्वास ना करें। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, सरकार और उनके बीच में कई बार मतभेद हो जाते हैं। अब अगर बात करें कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी को सुधारें, ठीक है, तो हमारे जो पारंपरिक स्रोत है उसको और बेहतर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कैसे, तो वो हम इसमें देखेंगे जैव मात्रा वाले टॉपिक में। ठीक है, तो जैव मात्रा है, बायोमास किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है ये कि जो खेती से जो वेस्ट निकलता है या जंतुओं का जो वेस्ट होता है जिसको हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा बायोमास कहलाता है। जैसे कि लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। ठीक है, लकड़ी क्या होती है, तो आपको भी पता है कि लकड़ी जो है जैव मात्रा का एक रूप है जिसको हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, हानि क्या होती है, आपने सर्दियों के मौसम में लकड़ी तो जलाई होगी, देखा होगा कितना धुआं निकलता है उसमें से। ठीक है, उसके अलावा क्या ये ऊष्मा अधिक नहीं देते हैं। तो ये दोनों इसकी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। तो अब देखो इतनी प्रॉब्लम है, तो अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें तो क्या इससे कुछ बेहतर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो लकड़ी जो है उसमें कम एनर्जी मिलती है, लेकिन हम लकड़ी से ही चारकोल बना सकते हैं। ठीक है, चारकोल कैसे बनता है, तो चारकोल बनाने का सिंपल सा तरीका है कि अगर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, ठीक है, उसको गर्म करते हो, ठीक, तो उससे क्या होता है, या जलाते हो आप, तो उससे क्या होता है कि वो जो लकड़ी है वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप कैसे देख सकते हो अपने घर के आसपास, तो देखो कभी लकड़ी जलाई हो तो लास्ट में जो छोटे से कोयले टाइप में नहीं बच जाते, तो वही चारकोल होता है। ठीक है, जब वो जलता है तो आपने देखा होगा कि बस वो सुलगता रहेगा, उसमें आग नहीं निकलती। जब आग नहीं निकलेगी तो ऑब्वियसली होता है धुआं भी नहीं निकलता। ठीक है, और धुआं नहीं निकलेगा और आग भी नहीं निकलती, और तीसरा जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो क्या है कि इसमें हीट भी क्या होती है, बाकियों की तुलना में
ज़्यादा होती है। समझ में आया। बात करें गोबर के उपले की, तो आपको पता है कि आज भी हमारे यहाँ गोबर के उपले का कितना प्रयोग होता है। ये रहा, वैसे तो मैंने लगा दिया डायग्राम पर, पता सबको है, ठीक है। मैंने डायग्राम इसलिए लगा दिया, हर जगह अलग अलग इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। कहीं पे कंडे बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे उपला बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे गोईठा बोलते हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसकी प्रॉब्लम आपको पता होगी, कभी जलाया हो तो बहुत धुआं निकलता है इसमें से, ठीक है, और इसमें राख भी बहुत बनती है, ठीक। और लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको हम और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो कैसे, ठीक है, तो वही है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा था अभी। एक चारकोल था, वो पूछा जाता है पेपर में, और एक अब जो अगला टॉपिक है वो, ठीक है, तो उसका प्रयोग करेंगे हम बायोगैस के जरिए। बायोगैस का प्लांट होता क्या है, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता, जो फसलों के कटे बचे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, या घर में जो सब्जियां होती है, ठीक है, या गोबर होता है, उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको एक गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं जिससे वो सड़े, और सड़ने की वजह से क्या होता है कि उससे मीथेन गैस बनती है, ठीक है, और उस मीथेन गैस का हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो तो मीथेन गैस मिल गई हमें, अब जो बचा नीचे कूड़ा सॉलिड, वो क्या है, तो वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक तरह से हमारे लिए खाद हो जाता है, और उर्वरक के रूप में हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे ये कड़दम है, तो कड़दम में क्या होता है, यहाँ से हम डालते हैं वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है जानवरों के, ठीक है, या पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, और पानी। जब ये यहाँ जाता है तो सड़ता है, सड़ने की वजह से गैस बनता है, तो गैस की टंकी ये रही, गैस यहाँ इकट्ठी होती है, और इसके जरिए हम गैस को घर में सप्लाई कर देते हैं। जबकि बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो यहीं पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, उर्वरक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आया। तो बेसिकली ये क्या है, विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर क्या है कि आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा, एक तो फ्यूल मिल गया घर के लिए, उसके अलावा क्या है कि खेती के लिए आपको क्या मिल गई, उर्वरक मिल गई, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप सोचो कि यहाँ पर आपका कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो यानी कि ये बहुत बेहतर तरीका है ऊर्जा प्राप्त करने का। बायोगैस का लाभ क्या होता है, तो भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो है इसमें निकलती मीथेन गैस, यानी 75%, जो कि बहुत अच्छी होती है ईंधन के रूप में, ठीक है। धुआं, अब गैस तो धुआं करती नहीं, सिंपल सी बात है। उसके अलावा क्या है कि जब ये जलती है तो राख भी नहीं बचता इसमें, ठीक है, इसका तापन क्षमता अधिक होती है, ठीक। उसके अलावा क्या है कि जो बायोगैस होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हम प्रकाश के स्रोत के रूप में भी कर सकते हैं, लालटेन वगैरह वगैरह की तरह जलाने में, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया उर्वरक, उसे हम कहते हैं स्लरी। स्लरी क्या होता है, स्लरी में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो और लास्ट में क्या है कि अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है, वही जो वेस्ट मटेरियल है वो खाद के रूप में यूज हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वेस्ट बचा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की, ठीक है। तो पवन ऊर्जा क्या होती है, तो बेसिकली क्या है कि जब आसमान में, ठीक है, वायु गर्म होती है तो उसकी गति तेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवाएं तेज चलती है, तो हम बड़े बड़े, जी देखो नीचे पवन चक्की दिख रही है आपको, इस तरह के पवन चक्कियां लगाते हैं, जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमे, और टरबाइन घूमेगा तो वही बेसिक फिलोसफी की मैकेनिकल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो बेसिकली पवन चक्कियों का काम कहाँ कहाँ होता है, तो देखो, एक तो हो गया जल, कुओं से जल को बाहर निकालने में, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चक्की चलाने के लिए, यानी कि अनाज की चक्की जो है जिसमें गेहूं है पीसने के लिए, ठीक है, उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा क्या है कि टरबाइन को घुमाने के लिए, जिससे क्या होगी, बिजली बन सके, ठीक है। तो ये 3 जगह बेसिकली प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक पवन चक्की आप लगाते हो तो बेसिकली उसमें खर्चा ज़्यादा है और रिटर्न आपको कम मिलेगा। तो बेटर ये है कि हमें वो स्थान ढूंढना पड़ता है जहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, और वहाँ पे हम एक साथ कई सारे पवन चक्कियों को लगा सकें, ठीक है। तो पवन चक्की चलाने हेतु क्या है कि पवन की गति, जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसकी कमी भी कह सकते हो, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम हो गए तो पवन चक्की वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हम बात करें लाभ क्या है, तो पर्यावरण हितैषी है, यानी इसमें कोई वेस्ट नहीं बनता, ठीक है। उसके अलावा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक। और इसमें जो है बार बार लागत नहीं आती है, एक ही बार इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है। कमी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई ज़मीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। स्पीड हवा की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर, ठीक। उसके अलावा क्या है कि शुरुआत में लागत बहुत लगती है, क्योंकि बहुत सारे वो लगाना होता है। और जो इसके ब्लेड्स हैं, कई बार उसके प्रबंधन लागत ज़्यादा आती है, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आंधी आ गई या तूफान आ गए, तो उससे क्या होता है,
उसकी जो ब्लेड्स है उसको नुकसान पहुंचता है और उसको मेंटेनेंस के खर्चा ज़्यादा आता है। ठीक है। और डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। और दुनिया के अंदर भारत का जो स्थान है वो क्या है? 5वां। और भारत में जो सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। समझ में आया? मैंने लिखा रही है कि आप याद कर लेना कि तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा विंड मिल है या पवन ऊर्जा का प्लांट है। ठीक है। 340 मेगावाट के आसपास उसमें बिजली बनती है। गाइस, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।